Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to discuss the topic that is given in chapter 1 history. आज हम बात करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 1, जैसे कि हिस्ट्री चैप्टर 1 की सीरीज़ में हम बता रहे हैं। तो ये आज का वीडियो का टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में शब्दावली। जैसे शब्दों का संग्रह, न्यू एंड ओल्ड, नए और पुराने। ऐसा क्यों? तो जैसे कि बात हुआ, आपने देखा, यू हैव जस्ट रीड अबाउट रिगार्डिंग रिलेटेड टू मैप 1 एंड मैप 2। दैट मीन्स मैप 1 वाज मेड बाय अरब जियोग्राफर अल-इदरसी एंड मैप 2 वाज मेड बाय ए फ्रेंच कार्टोग्राफर, जो कि फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया। तो दोनों में अंतर पाया गया, जैसे एक जियोग्राफर के द्वारा और एक कार्टोग्राफर के द्वारा, भौगोलिकविद और दूसरा मानचित्रकार या नक्शानविश। तो उसमें अंतर इसी वजह से आया, एक्सपीरियंस, टाइम, समय का अंतर, अनुभव का अंतर, दैट मीन्स लैक्स ऑफ नॉलेज, जानकारियों का अभाव, इन चीज़ों का अंतर। जैसा जैसा अध्ययन हुआ उस अनुसार से उन्होंने बनाया न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, जिसे बोलते हैं हम शब्दावली। जहाँ तक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं परिभाषिक को, जो कि डिफाइन करता है। तो इस तरीके से हम, जैसे कि आप सिविक्स में हर एक चैप्टर के लास्ट में समरी के रूप में देखते हैं, ग्लॉसरीज दिया होता है। तो उसे हम दूसरे शब्दों में ग्लॉसरीज भी बोलते हैं। टर्मिनोलॉजीज को हम ग्लॉसरीज भी बोलते हैं। इसके साथ साथ हम उसे परिभाषिक टेक्निक्स के रूप में भी बोलते हैं। तीसरा, जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो वोकैबुलरी, जिसको बोलते हैं शब्दकोश, शब्दावली, वहाँ आप इसको इस नाम से सुनते हैं, इस नाम से जानते हैं। आज इसकी व्याख्या करेंगे कि कैसे मेडिवल हिस्ट्री के टाइम में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 700 to 1750, इसका कैसे प्रयोग कहाँ पे किया गया। अब देखिए, इफ़ द कॉन्टेस्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विथ टाइम, अगर हम उस प्रसंग को देखेंगे, व्याख्या करेंगे, इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस, जो कि सूचना को निर्माण करता है, चेंजेस विथ टाइम, वो समय के अनुसार बदलता गया। व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स, क्या अर्थ था उन विषयों का, उन भाषाओं का, उनके शब्दों के अर्थ का क्या मीनिंग निकलता था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिट्स ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेज, ऐतिहासिक जो दर्ज थे, रिकॉर्ड जो दस्तावेज थे, वे प्रयोग करते थे, मैंने उसमें मौजूद थे। यहाँ पे एग्जिस्ट मतलब मौजूद। इन ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेज विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, जो कि सोच विचार करने के बाद बदला, जिसमें बदलाव आया ओवर द ईयर्स, सालों दर साल। जब हमने उस 6th सेंचुरी के गैपिंग को देखा, 600 साल लगभग, दैट मीन्स एग्जैक्ट 566 ईयर्स, 566 साल। मेडिवल पर्शियन, जो कि मध्यकालीन पर्शियन की जो बात आ रही है, यार्विक भाषा की, जैसे हम हिंदी से संस्कृत जानते हैं, वैसे ही हम उर्दू से फारसी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन, मतलब जो मेडिवल टाइम का जो पर्शियन था, वो मॉडर्न मतलब मध्यकालीन भारत का टाइम, जिसे हम इस पूरे हिस्ट्री के टाइम से हम आंकते हैं, 7 की हिस्ट्री से, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 700 to 1750, 700 से 1750 के बीच में। तो वो एक मध्यकालीन भारत का समय था। उसके पहले, जैसा कि आपने 6 में पढ़ा, बैक ऑफ द 700, तो वो एक एंशिएंट टाइम था, प्राचीन भारत का इतिहास था। उसके आगे आप पढ़ेंगे मेडिवल टाइम के बाद नेक्स्ट क्लास में, आफ्टर 1750, दैट मीन्स यू विल रीड आउट अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास जिसे कहते हैं। तो जो मेडिवल टाइम का पर्शियन था, वो मॉडर्न से कैसे डिफरेंट था। कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, मेडिवल पर्शियन, फॉर एग्जाम्पल, इफ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन, द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर, ये अंतर जो था वह सिर्फ व्याकरण से, मतलब व्याकरण से रिलेटेड अंतर नहीं था, एंड वोकैबुलरी, यही आ गया। जैसे कि मैंने शुरू में टर्मिनोलॉजीज पढ़ा और नीचे आपने देख लिया इंग्लिश का जब यूज हुआ तो वोकैबुलरी के रूप में यूज हुआ। तो ग्रामर और शब्दकोश, मतलब कि ग्रामेटिकल यूज, यहाँ ग्रामर का सेंस है
जो ग्रामेटिकल यूज जो कि आप देखते हैं अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में जो अंतर देखते हैं, एक ग्रामेटिकल बेस ऑफ द ग्रामेटिकल होता है ब्रिटिश, अमेरिकन होता है नॉन ग्रामेटिकल होता है। तो यहाँ कहने का मतलब ग्रामर एंड वोकैबुलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर द टाइम। मतलब यहाँ ये हुआ कि सिर्फ पहला तो ग्रामेटिकल बदलाव आया, 3 प्रकार का चेंजिंग देखेंगे, व्याकरण रूप में, दूसरा शब्दों के रूप में, और तीसरा द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर द टाइम। मतलब शब्दों का अर्थ जो था वो भी बदल गया ओवर द टाइम, जैसे जैसे समय बीतते चले गए। मतलब पहले मेडिवल पर्शियन टाइम में उसी शब्द को दूसरे अर्थ के रूप में जाना जाता था और मॉडर्न पर्शियन टाइम में उसी शब्द को दूसरे अर्थ के रूप में जाना जाता था। जैसे आगे एक एग्जाम्पल में आएगा जिसका नाम था फॉरनर। फॉरनर शब्द से हम आपको एग्जाम्पल करेंगे आगे। टेक द टर्म हिंदुस्तान, जब हम वो दल, वो भाग, वो शब्द लेते हैं, टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। अगर हम उस टाइम के जो 13th सेंचुरी में इस्तेमाल हुआ मिनहाज सिराज के माध्यम से, उनके द्वारा क्रॉनिकलर, एंड फिर वो 16th सेंचुरी में बाबर के द्वारा, तो यहाँ मुगल सम्राट बाबर के द्वारा, बाबर। और यहाँ पे हम देखेंगे टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। अगर हम हिंदुस्तान इस टर्म को लेते हैं तो आज उदाहरण के रूप में टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, आज इसे हम भारत के नाम से जानते हैं, जो उस समय हिंदुस्तान के रूप में उपयोग होता था। द मॉडर्न नेशन स्टेट व्हेन द टर्म वाज यूज्ड, जब वो आधुनिक राष्ट्र के राज्यों के रूप में जब व्याख्या होती है, तो व्हेन द टर्म वाज यूज्ड, जब उस भाग, उस शब्दों को इस्तेमाल किया जाता था इन द 13th सेंचुरी बाय मिनहाज सिराज, 13वीं शताब्दी में मिनहाज सिराज के माध्यम से, एक क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन, जिन्होंने पर्शियन में लिखा, उस पर व्याख्या किया। ही मीन्ट द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। उन्होंने इसका अर्थ ये बताया कि एरिया मतलब क्षेत्र, जो आज हम भारत के राज्य पंजाब और हरियाणा को जानते हैं, पंजाब राज्य और हरियाणा जितने क्षेत्र में आते हैं, एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, उस टाइम में घाटी के क्षेत्रों से लोग ज़्यादा इंगित करते थे, और वह भूमि जो गंगा और यमुना के बीचों बीच आती है, उसको उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से एक्सप्लेन किया। ही यूज द टर्म in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi सुल्तान। मतलब यहाँ अगर उसी को हम जियोग्राफिकल कहेंगे तो पंजाब हरियाणा का जगह, और लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, गंगा और यमुना नदी के बीच का जमीन, बीच की भूमि। और पॉलिटिकल सेंस जब राजनीतिक दृष्टि में जाएंगे, ही यूज द टर्म इन ए पॉलिटिकल सेंस, उन्होंने इस्तेमाल किया राजनीतिक भाषा में, उसके मतलब में फॉर लैंड्स दैट वेर ए पार्ट ऑफ द डोमिनियंस, मतलब वह भूमि, वह जमीन का टुकड़ा, वह क्षेत्र प्रदेश जो डोमिनियंस मतलब हावी होना, जिनके अधीन था। किनके अधीन? तो दिल्ली सुल्तान के अधीन, मतलब ऑफ द दिल्ली सुल्तान, जो दिल्ली सुल्तान के अधीन की भूमि जिसमें उनका साम्राज्य था, कब्जा था, उसको हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सेंट ऑफ सल्तनत बट द अर्ली 16th सेंचुरी, मतलब द एरियाज यहाँ कह रहा है, द एरियाज इंक्लूडेड इन द टर्म, जो क्षेत्र प्रदेश इसमें संबंधित सम्मिलित थे, इंक्लूडेड मतलब सम्मिलित होना, इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट, वे क्या हुआ? विस्तार हुआ उनका, वृद्धि, फैलाव ऑफ द सल्तनत, पूरे उस प्रायद्वीपीय राजसी क्षेत्रों में। बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया, लेकिन उसमें कभी सम्मिलित नहीं हुआ दक्षिणी भारत का क्षेत्र। बाई कॉन्ट्रेस्ट अगर हम इस पर प्रकाश डालते हैं, इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। 16वीं शताब्दी के स्टार्ट में जब वो टाइम था 1526 का, उसके आसपास में बाबर यूज्ड हिंदुस्तान, बाबर ने इस्तेमाल किया हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, मतलब भूगोल, उस भौगोलिक दृष्टि को, भौगोलिक दशाओं को व्याख्या करने के लिए उन्होंने ज्योग्राफी का इस्तेमाल किया। द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे फ्लोरा और फना आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, एक को बोलते हैं वनस्पति जीव और दूसरे को बोलते हैं प्राणी जीव, तो मतलब फ्लोरा और फना। तो यहाँ वहीं उन सारे की व्याख्या की जा रही है। द कल्चर, यहाँ प्राणी जीव जंतु मतलब संबंधित वहाँ के जीवन जो लोग निवास करते थे, चाहे वो जिस समुदाय से हों, एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स, जहाँ वे लोग बसते थे उसकी संस्कृति कैसी थी। ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एज वेल वी विल सी, उन सभी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में,
एज वेल वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, हम जैसा कि चैप्टर 4 में दिल्ली सल्तनत के बारे में व्याख्या से पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे। वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर दिस वाज समवॉट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोएट आमिर खुसरो, यहाँ पे जो 14वीं शताब्दी के कवि आमिर खुसरो की जब बात आती है, यूज द वर्ड हिंद, उन्होंने उसी को हिंद के रूप में इस्तेमाल किया जहाँ जो हिंदुस्तान के रूप में बोली जाती थी। विल द आइडिया ऑफ ए जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटाइटी, जब बात करते हैं उस भौगोलिक दशाओं को और उस सांस्कृतिक पूरे साम्राज्य को, समुदायों को, लाइक इंडिया डिड नॉट एग्जिस्ट, उस समय इंडिया मौजूद नहीं था। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग्स, तो इस कारण से डिड नॉट कैरी, कैरी मतलब ढोना, बट यहाँ पे कैरी मतलब उसमें सम्मिलित होना। हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी मतलब जो भाग, जो शब्द हिंदुस्तान जो बोलते हैं, डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग्स, वो कभी ये नहीं लाया राजनीतिक और देश स्तर पे, मतलब नेशन मतलब राष्ट्रीय मीनिंग्स अर्थों के रूप में, विच वी एसोसिएट विथ इट टुडे, जैसा कि आज हम इसका इस्तेमाल आज के संदर्भ में हम करते हैं इसे, तो आज अलग अलग नामों से जानते हैं। ये इसकी व्याख्या है। डियर स्टूडेंट्स, we will read and we will discuss again in the coming next video related to the next topic of chapter 1 in history, and this is the series of history chapter 1. Okay, thank you, bye bye, goodbye to all of you.